ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन के फेज में हो क्या रहा है। डिप्रेशन जैसा कि हमने समझा कि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर हमारा मेंटल लेवल हम चेक करेंगे, हमारा जो ब्रेन है उसकी बात हम करेंगे। तो ब्रेन के अंदर हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सामने का पार्ट है दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बेसिकली हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा जो मूड रेगुलेशन है, मूड किस तरह से कैसा है हमारा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा एक और पार्ट है ब्रेन के अंदर जो सेंटर में होता है, हिप्पोकैम्पस उसका नाम है, वो बेसिकली मेमोरी सेंटर है ब्रेन का। तो ये दोनों इस केस में डिप्रेशन के केस में अफेक्टेड होते हैं। इन दोनों का साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। अगर किसी को लंबे समय से डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उनमें अगर आप कराओ, उनका सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं अगर, तो उसमें आप यू कैन सी कि हाँ उनका जो साइज है वो इन पार्ट्स का श्रिंक हो जाता है। तो इसकी वजह से उनका मेमोरी अफेक्ट होता है, उनका इमोशनल लेवल पे वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग भी अफेक्टेड होती है। उनका वो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, यूजुअली उनको मतलब सैड मूड या बैड मूड कह सकते हो, वो उसमें रहते हैं। उसके अलावा और क्या होता है, एक तो जो लंबे समय से क्रॉनिक स्ट्रेस का जो फेज है उसमें क्या हो रहा है कि कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है। उसका लेवल जब बढ़ेगा ब्लड इसके अंदर, ब्रेन के अंदर, तब वो जो कॉर्टिसोल है वो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है, उनको डैमेज करता है। वहां फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो फर्दर ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। और उसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के अंदर, 3 जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, आपका सेरोटोनिन, डोपामीन एंड आपका नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीनों जो ब्रेन सिग्नल्स भेजने के काम आते हैं, ट्रांसमिशन में जो सिग्नल का यहां से वहां सिग्नल्स जो जाते हैं, ये 3 मेन केमिकल, इनको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, ये उसका काम करते हैं। तो बेसिकली इनका लेवल भी वहां पर कम हो जाता है जब जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी होता है ब्रेन में, कई बार इन्फ्लेमेशन भी होता है डिप्रेशन के केस में। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चेंजेस हैं दैट यू कैन सी जिसको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है कि किस वजह से होता है, कॉजेस क्या है। तो डिप्रेशन के कॉजेस की अगर हम बात करें तो ये कंबाइंड इफेक्ट है आपका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल, या आप कह सकते हो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं। तो अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो पहला हमने जैसे बात किया न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, उनका लेवल चेंज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक, और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जैसे जेनेटिक की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में लोग मतलब है, फादर या मदर या मतलब दादाजी को, किसी को अगर है प्रॉब्लम रहा है डिप्रेशन का, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उनको डिप्रेशन हो लाइफ के किसी फेज में। नेक्स्ट आता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे तीनों हैं उनका लेवल कम हो जाता है, लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये देखने को मिलता है। अभी तीनों जो ये हमारे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो उसमें से जो सेरोटोनिन है, अगर आप लोगों ने सुना हो, ये एक तरह का मूड स्टेबलाइजर है, आपके मूड को मतलब ये ठीक करके रखता है। बेसिकली आपको ये वेलबींग की फीलिंग देता है कि आपको अच्छा फील होता है, नॉर्मल फील होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और आपने अगर कभी सुना हो कि लोग ऐसे बात करते हैं कि चॉकलेट खाने से सेरोटोनिन का लेवल ठीक हो जाता है, मतलब मूड अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये चीजें लोग मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डोपामीन की अगर बात करें, डोपामीन बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोटिवेशन देने के लिए। आपको इस तरह की एक्टिविटीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल लाइक एडवेंचरस एक्टिविटीज, या बहुत जिसमें एक्साइटमेंट है, इस टाइप की कोई एक्टिविटीज करती है तो वहां पर डोपामीन का लेवल बढ़ता है। तो ये जो आपका डोपामीन है ये इस तरह की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है नॉरएपिनेफ्रिन, ये बेसिकली आपके अलर्टनेस को रेगुलेट करता है कि हम कितना अलर्ट, मेंटल अलर्टनेस जिसको बोलते हैं, वो इससे रेगुलेट होता है। तो जो तीनों हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इन तीनों का लेवल कम हो जाता है इन केस ऑफ डिप्रेशन। अभी जब इन तीनों का न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बैलेंस आउट नहीं है तो डिफरेंट तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली इंसान के बिहेवियर में, उसके मूड में, और सबसे बड़ी बात उसकी मेमोरी भी इफेक्ट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने सुना होगा कि उनको बहुत सारी चीजें से बोलते हैं ना कि भूल गए,
मतलब वो भूलने लगते हैं, उनको फिर उनको खुद फील होता है कि यार मैं तो भूल गया, मतलब पता नहीं क्यों मैं भूलने लगा हूँ आजकल। तो वो कई बार ऐसा होता है कि अगर लंबे समय से किसी को डिप्रेशन है तो वो उनको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल चेंजेस। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो लाइफ के कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जब बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके अंदर सपोज किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, वहां पर आपका थायराइड हार्मोन अफेक्ट हो रहा है, उसका लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी डिप्रेशन का कॉज बन सकता है। नेक्स्ट होता है मेनोपॉज। लेडीज में क्या होता है, मेनोपॉज जिसको हो चुका है वहां पर भी मूड स्विंग्स होते हैं, वहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीनियर लेडीज हैं उनके केस में उनको डिप्रेशन फील होता है। नेक्स्ट आता है पोस्टपार्टम। अगर जो वो लेडीज जिन्होंने चाइल्ड बर्थ दिया है, मतलब अभी अभी उन्होंने बच्चे मतलब जिनको हुए हैं, उनके केस में भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और उस केस में भी कई बार उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। देर आर विमेन जिनको ये प्रॉब्लम है और ये बहुत परसिस्टेंट, बहुत ऐसी प्रॉब्लम है कि मतलब जिसको नहीं है वो नहीं समझता है। डिप्रेशन का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो सामने बाहर वालों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि कोई फिजिकल चेंजेस बॉडी में नहीं नजर आ रहे होते हैं, तो बाहर के लोग नहीं समझ सकते हैं, वो ही समझ पाता है जिसे खुद को है प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा फैक्टर अगर हम कॉज की बात करें तो है साइकोलॉजिकल। तो ऐसे कई बार ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा है, या किसी को जैसे कोई बच्चे हैं उनको स्कूल में कभी बुली किया गया हो, या कोई और तरह का कुछ और रीजन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल कोई किसी ने बहुत लिया हो या ड्रग्स की वजह से, तो ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। या कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है जिनका, उनके केस में भी ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये कॉज हो सकता है डिप्रेशन का। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी को फाइनेंशियल कुछ क्रंच है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, किसी का बिजनेस मतलब खराब हो गया, या किसी की जॉब चली गई सडनली, या किसी को क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय से कोई ऐसी इलनेस है, उसकी वजह से भी कई बार कैंसर के पेशेंट्स में भी ऐसा देखने को मिलता है कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो बहुत डिप्रेसिव फील करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं कि किस तरह से क्या कॉजेज हो सकते हैं किसी को भी डिप्रेशन होने के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितने टाइप के डिप्रेशन होते हैं। तो बेसिकली डिप्रेशन को 5 तरीके मतलब होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं। नंबर 1 हमारा क्लिनिकल डिप्रेशन है, जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली लोगों को लो फील होता है, सैडनेस फील होता है। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय तक उसको फील हो रहा है, सैडनेस फील हो रही है बिना किसी मतलब पर्टिकुलर रीजन के, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो और भी सिम्टम्स हैं वो आपको डॉक्टर्स यूजुअली चेक करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये इनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये सबसे ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर बोला जाता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है कि सीवियर, मतलब ये बहुत सीवियर हो जाता है जिनको डिप्रेशन, उनके केस में ऐसा कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। थर्ड नंबर आता है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इसमें भी लोगों को थोड़ा इरिटेशन फील होता है, जल्दी से बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये बच्चों में देखा जाता है, 10 साल या आसपास के बच्चे जो होते हैं उनमें कभी कभी ऐसा दिखता है कि वो किसी वजह से मे बी मतलब पेरेंट्स से इतना वो नहीं है, या स्कूल में उनको इतना अच्छा नहीं लगे, या स्टडी वो इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ रीजंस हो सकते हैं उसकी वजह से उनमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और ये डिप्रेशन का हो सकता है सिम्टम। नेक्स्ट 4th नंबर आता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें ये लेडीज में होता है। समटाइम कुछ लेडीज को मेंस्ट्रुएशन के पहले कुछ डेज में ऐसा फील होता है, उनको मूड स्विंग्स होते हैं और ये भी एक तरह का डिप्रेशन है। इरिटेशन होती है, एंजाइटी फील होती है। नेक्स्ट आता है जो हमारा है 5th, वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। तो कुछ और अगर मेडिकल कंडीशंस है किसी को, फॉर एग्जांपल कैंसर किसी को है, फॉर एग्जांपल किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म का जो प्रॉब्लम है उसका तो ये सिम्टम ही है कि ऐसे लोगों को बहुत लो फील होता है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है।
अभी नेक्स्ट आता है कि सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। वैसे तो सिम्टम्स ज्यादातर लोगों को पता है, बट हाँ अगर हम बात करें मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो यही है कि सैडनेस फील होती है। और ये सैडनेस की फीलिंग थोड़ी देर के लिए नहीं होती है, वो लंबे समय से उनको सैड ही फील होता है। वो बहुत एंशियस रहते हैं और उनको मतलब उनकी बातें एकदम अलग ही होती हैं। उसके अलावा उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, किसी भी हॉबी में उनका मन नहीं लगता है ऐसे लोग मोस्टली लो एनर्जी फील करते हैं, थके हुए लगते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है। उसके अलावा उनका जो मैंने बात किया कि एपेटाइट का लेवल चेंज हो जाता है। यूजुअली ऐसे लोगों में एपेटाइट उनकी मतलब बिल्कुल खत्म, ना के बराबर हो जाती है। उनका खाने का मन नहीं करता है, उनको कभी टेस्ट नहीं आता है या कभी किसी वजह से उनका मन नहीं करता है खाने का, तो इसकी वजह से उनका जो वेट है वो भी कई बार कम हो जाता है। नेक्स्ट उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, मतलब उनको सोने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। इंसोम्निया का प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन का। जिन लोगों को सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो ठीक से उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उनका जो ब्रेन है वो मतलब वो शांत ही नहीं हो रहा है, वो चल ही रहा है, तो इसके लिए उनको नींद नहीं आ पाती है ठीक से, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि उनको किसी भी चीज में वो कॉन्सेंट्रेट करने में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है, उनको डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आती है। उसके अलावा उनको लाइक फीलिंग ऑफ गिल्ट होता है, मतलब हर चीज में उनको लगता है कि मेरी ही गलती है, या मैं ऐसी हूँ इसलिए ऐसा है, या मैं ऐसा हूँ इसलिए ऐसा है। होपलेसनेस वाली सिचुएशन होती है। और उसके अलावा रेकरेंट थॉट्स ऑफ सुसाइड, मतलब उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अगर किसी को लंबे समय से डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनके मन में इस तरह के थॉट्स आ रहे हों। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्लोबली लगभग 5% एडल्ट्स को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, और डिप्रेशन इज अबाउट 50% मोर कॉमन इन विमेन। बेसिकली विमेन आर मोर प्रेवलेंट टूवर्ड्स फॉर डिप्रेशन कंपेयर टू मेन। तो आपने ज्यादातर मोस्टली सुना भी होगा लेडीज को, और इसका रीजन भी यही है कि जो भी हमने टाइप्स समझे उसमें आपने कहीं देखा होगा कि हाँ पोस्टपार्टम है तो वहां पर डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर उनको डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा कई सारी ऐसी लेडीज हैं जो कहीं ना कहीं वो घर के अंदर रह गए हैं और उनको अपने हॉबीज नहीं परस्यू करने को मिल पा रहे हैं ठीक से, और इवन उनके फ्रेंड्स छूट जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा डिप्रेसिंग टाइप फील हो सकता है। तो 50% ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि विमेन में ज्यादा ये डिप्रेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड मोर देन 10% ऑफ प्रेग्नेंट विमेन में भी आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड वाइड 10% ऑफ प्रेग्नेंट विमेन जो है, या जिन्होंने अभी बर्थ दिया है बच्चों को, वो उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिप्रेशन का ज्यादा होने का, स्पेशली इन विमेन। और एवरी ईयर मोर देन 7 लाख, मतलब लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है ड्यू टू सुसाइड, और ये 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। बेसिकली 15 से लेके 29 साल यानी कि 15 to 29 ईयर्स के लोग जो हैं उनके अंदर ये यूजुअली सुसाइडल जो अटेम्प्ट्स है वो देखे जाते हैं। और डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन के जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों के मन में। इसीलिए ये बहुत ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर है, बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है हम ट्रीटमेंट या थेरेपी ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली अलग अलग तरह के थेरेपीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर्स जो हैं यूजुअली एलोपैथिक, अगर डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अलग अलग तरह की एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर्स यूजुअली नहीं बताते हैं, वो दे देते हैं कि हाँ ये, मतलब डॉक्टर्स कहाँ ही डिस्कस करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में, बट हाँ वो मोस्टली वो लोग डॉक्टर्स ये लेते हैं डिप्रेशन का, जिनको भी प्रॉब्लम है वो लोग लेते हैं और उनको फिर थोड़ा ठीक फील हो रहा होता है, उनको दूसरे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट हाँ उनको थोड़ा बेटर फील हो रहा है। प्लस उसके अलावा साइकोथेरेपी बताते हैं डॉक्टर। साइकोथेरेपी मतलब टॉक थेरेपी के, मतलब वो बोलते हैं कि भाई बात करो, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप उनसे आप बात करो, कंसल्टेंट्स के पास जाओ, उनसे बात करो। तो वो अलग अलग तरह की टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी भी सजेस्ट करते हैं कुछ केसेस में, कुछ लोगों के लिए।
उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरोथेरेपी या होलिस्टिक अप्रोच, जो बेसिकली अगर हम अपना हर्बल लाइफ की बात करें तो वहां पर भी हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। तो मतलब हम न्यूट्रिशन देते हैं एक तरफ, मतलब डाइट हमने ठीक करेक्ट किया, प्लस हमने सप्लीमेंट्स दिए, तो जिन भी चीज़ों की कमी है उसको फिल करने के लिए हमने सप्लीमेंट्स दिए। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात किया। तो अगर न्यूट्रिएंट रिच फूड, न्यूट्रिशन की बात करें तो जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है, तो हमारा जैसे हर्बल लाइफ के अंदर हमारा शेक है, न्यूट्रिशनल शेक है हमारा, उसके अलावा हमारा ओमेगा 3 कैप्सूल्स आते हैं, तो वो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को परफेक्ट करने के लिए। तो डाइट जो जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो हैं ऐसे हैं जैसे कि ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स हैं, या कुछ फ्रूट्स हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, ये सब मिलके ब्रेन हेल्थ को हमारी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम हर्बल रेमेडीज की बात करें तो कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं लाइक अश्वगंधा, जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेन हेल्थ पर काम करती हैं हमारे, स्पेशली डिप्रेशन के लिए अगर बात करें तो। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। तो अगर कोई बंदा रोज एवरीडे या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स ऐसा है कि उसकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो उसको अच्छी फीलिंग देते हैं, और उसको मतलब उसको जो डिप्रेशन की फीलिंग है उसको वो नहीं होने पाती, वो रिलीज होती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी मोटिवेट करा जाए अगर उसको प्रॉपर वेलबींग चाहिए। तो नेक्स्ट आता है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। तो बेसिकली योगा और मेडिटेशन आजकल बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाता है। तो ये ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए योगा और मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को परफेक्ट बनाने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करने के लिए। तो तब क्या होगा, उनकी जो ब्रेन है उसके अंदर जो उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो कहीं ना कहीं उनका लेवल सेट होगा, और जब उनका लेवल सेट होगा तो जो उनका डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन की फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं सबसाइड होगी और उनका जो मन है वो शांत होगा। कहते हैं ना कि हाँ भाई मन शांत हुआ, उनका मन किसी और चीज में लगेगा, उनको फोकस करने में बेटर हेल्प मिलेगी। उसके अलावा कुछ एक्यूपंक्चर या म्यूजिक थेरेपी भी सजेस्ट की जाती हैं इन केस ऑफ डिप्रेशन। अब नेक्स्ट आते हैं कि हाउ न्यूट्रिशन इम्पैक्ट्स डिप्रेशन। न्यूट्रिशन किस तरह से इम्पैक्ट करेगा हमारे डिप्रेशन के केस में, कि ब्रेन बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन को स्टेडी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, वो पूरा टाइम काम करता रहता है। हमारा दिमाग क्या, जितनी देर हम जग रहे होते हैं हमारा ब्रेन एक ऐसा चीज है वो पूरा टाइम काम कर रहा होता है, और उसको बहुत ज्यादा ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए। तो वो ब्लड के थ्रू उसके पास ब्रेन सेल्स के पास पहुंच रहा होता है। तो बेसिकली इसकी वजह से लाइक विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंड हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये सारी चीजें जब प्रॉपर सप्लाई मिल रही है ब्रेन सेल्स को तो ये हेल्प करती है मूड को रेगुलेट करने में, मूड, और इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको भी उनके प्रोडक्शन में भी ये चीजें हेल्प करती हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। तो बेसिकली हमारा ब्रेन हेल्दी हो गया अगर हमने अपना डाइट में न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से लिया। और अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो उसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। किसी ने अगर वेल बैलेंस डाइट नहीं लिया है लंबे समय से, अगर वो नहीं ले रहा है तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसको डिप्रेशन फील हो सकता है, मे बी छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, पर हो सकता है। अगर आप ऐसे सोचो कि कभी आपने ऑयली खाना खाया है या बहुत स्पाइसी फूड खाया है या कभी लाइक जंक फूड खा लिया है, उसके बाद क्या होता है, उस समय जब हम खा रहे होते हैं तब तो मे बी हमें अच्छा लग रहा होता है, बट उसके बाद क्या होता है कि हम कई बार अगर नोटिस किया हो किसी ने कि बहुत लो सा फील होता है। एंड इवन कई बार आपने सुना होगा कि आफ्टर पार्टी इफेक्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल लेते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज लेते हैं या और भी स्पाइसी फूड लेते हैं या जंक फूड लेते हैं। जब पार्टी हो रही होती है उस समय तो अच्छा लग रहा होता है, बट आफ्टर इफेक्ट जब आप सोने जा रहे होते हो या जब आप नेक्स्ट डे उठते हो तब बहुत बार ऐसा होता है कि उनको बहुत लो फील हो रहा होता है। तो ये भी अगर आप लंबे समय तक ये काम करोगे तो वो डिप्रेशन का कॉज हो सकता है, क्योंकि वहां पर पुअर न्यूट्रिशन आपका जो ब्रेन है उसको पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये कॉज हो सकता है। तो इसलिए न्यूट्रिशन रिच डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन्स हेल्थ। उसके अलावा की न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें कि कौन कौन से की न्यूट्रिएंट्स हैं जो
के इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, डिप्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके अलावा विटामिन बी है, जैसे B6 है, B9 है, B12 है। उसके अलावा विटामिन डी की बात करते हैं हम, मैग्नीशियम है, जिंक है, इवन एंटीऑक्सीडेंट्स, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोबायोटिक्स। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग लेवल पे ब्रेन की हेल्थ में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, तो वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन में भी बहुत हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तो बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और स्पेशली तो दो तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बेसिकली EPA एंड DHA। तो ये एसेंशियल, इसलिए वो बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनको डिप्रेशन का अगर प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो सेरोटोनिन का, डोपामिन का, इन सब का जो प्रोडक्शन है वो उसमें हेल्पफुल होता है आपका विटामिन बी। तो जो ऐसे सोर्सेज, ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन बी है प्रॉपर मात्रा में, जैसे कि हमारा एग्स हो गया है, उसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, इन सब में विटामिन बी अवेलेबल होता है। कई बार जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें भी है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के केस में क्या है, विटामिन डी हम सबको पता है कि हमें सनलाइट से यूजुअली मिल जाता है। बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, इवन बच्चों में, बड़ों में, बहुत सारे लोगों में विटामिन डी कम है आजकल। तो विटामिन डी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मूड डिसऑर्डर्स को ठीक रखने के लिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सनलाइट में थोड़ी देर सनलाइट ज़रूर लें। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका रेगुलेट करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को और सपोर्ट करता है प्रॉपर नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को। और मैग्नीशियम के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे नट्स हैं और डिफरेंट तरह के सीड्स हैं, उनमें भी ये हमारा मैग्नीशियम मिलता है। उसके अलावा डार्क चॉकलेट की कई बार बात करते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम है और ग्रीन वेजिटेबल्स तो है ही। और अगर किसी के ब्रेन में, किसी के बॉडी के अंदर लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम है तो उसके केस में डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। प्लस जिंक, उसके अलावा जिंक की बात करते हैं। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन हेल्थ के लिए, स्पेशली ब्रेन सिग्नलिंग एंड प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शनिंग के लिए। तो इसके सोर्स हैं, इसके भी सोर्स बेसिकली सीड्स हैं, नट्स हैं एंड होल ग्रेन्स। अभी जिंक डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है उन लोगों में पॉसिबिलिटी होती है कि डिप्रेशन हो। अगर आपने कभी अभी अगर किसी को याद हो, कोविड के केस में डॉक्टर्स ने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बाकी सारी चीज़ों के साथ में, सप्लीमेंट्स के साथ में जिंक सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर्स प्रोवाइड करते थे। तो उसका भी रीज़न यही था कि जिनको भी कोविड हो रहा था उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे थे। तो दिस इज द रीज़न, जिंक आपके जो ब्रेन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा, आपके मूड को, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर रखेगा। इसलिए वहां पर ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे जिंक सप्लीमेंट्स स्पेशली। एंड कई बार डॉक्टर्स जो है इसके सिरप्स देते हैं बच्चों को भी, जिंक सप्लीमेंट्स वाले, उनके वो भी बेसिकली ब्रेन के लिए ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जैसा हमको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो भी फ्री रेडिकल्स हैं जो ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड अगर हम बोलें कि क्या है, तो विटामिन सी वाले जो जितने भी फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, वो सारे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं।